नमस्कार, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। यह क्लास हमारी मध्य प्रदेश के बजट से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि 12 मार्च को मध्य प्रदेश का बजट 25-26 से पेश किया गया था और बजट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन जो है बजट से रिलेटेड परीक्षाओं में देखे जाते हैं। हम इस क्लास में बजट की अवधारणा के बारे में बात करेंगे, साथ ही मध्य प्रदेश बजट के कुछ की पॉइंट्स के बारे में इस क्लास में हम देखेंगे और इसके अलावा नई नई जो योजनाओं जिनकी घोषणाएं इस बजट में की गई है उसके बारे में इस बजट में बात करने वाले हैं। और अंत में हम सब इससे रिलेटेड यानी बजट से रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में बात करेंगे, जिससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बजट के विषय में। बजट एक्चुअली में होता क्या है? बजट होता है किसी निश्चित समय में अपनी आय और खर्च की योजना बनाना। आय और खर्च की योजना बनाने को ही बजट कहा जाता है और किसी निश्चित समय में ही जब हम आय और खर्च की योजना बनाते हैं तो ये बजट होता है और ये एक प्रकार का वित्तीय खाका होता है। बजट शब्द की उत्पत्ति की बात करें तो बुल्गा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। बुल्गा से फ्रांसीसी शब्द बोगेट बना और बोगेट से बोगेट बना और अंत में बना बजट शब्द। अब बात करते हैं भारत के बजट के बारे में कुछ बातें। 1924 से लेकर 1999 तक बजट फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन यानी शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था और यह प्रथा सर बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी और 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा जो वित्त मंत्री थे उन्होंने बजट को सुबह 11 बजे पेश करने की प्रथा प्रारंभ की। आगे हम बात करेंगे 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री जेम्स विल्सन ने पेश किया था। तो अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत का पहला बजट किसने पेश किया था और कब पेश किया था, तो याद रखेंगे 1860 में भारत का पहला बजट पेश हुआ था और उस समय के जो ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री थे जेम्स विल्सन, इन्होंने बजट को पेश किया था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र भारत का पहला बजट की अगर बात करें तो आर के षणमुखम चेट्टी, इन्होंने 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया था। तो स्वतंत्रता के बाद में अगर पूछता है तो आर के षणमुखम चेट्टी और पहला बजट पूछता है तो वित्त मंत्री जेम्स विल्सन, ये दोनों ही नाम आपको याद रखना है। षणमुखम चेट्टी ने 1948-49 में बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये अंतरिम शब्द क्या होता है? अंतरिम शब्द होता है एक कम समय के लिए या लघु अवधि के लिए कोई बजट को लाया जाता है जब गवर्नमेंट को पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती है किसी योजना के अंतर्गत, तब ये अंतरिम बजट को लाया जाता है और पहली बार अंतरिम बजट का यूज़ किया था षणमुखम चेट्टी ने। आगे हम देखते हैं मध्य प्रदेश के बजट के बारे में। मध्य प्रदेश के जो वित्त मंत्री है श्री जगदीश देवड़ा, इन्होंने विधानसभा में 4,21,32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 15% अधिक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पहली बार ऐसा हुआ है जब 4 लाख को पार किया है मध्य प्रदेश के बजट ने। इससे पहले इससे कम का बजट हमारा प्रस्तुत हुआ था, लेकिन पहली बार 4 लाख के आंकड़े को पार किया है। उन्होंने राजकोषीय घाटे का अनुमान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.66% लगाया। उन्होंने कहा कि बजट विकसित मध्य प्रदेश के लिए। तो जगदीश देवड़ा जी ने बजट प्रस्तुत करने के दौरान क्या क्या बात की थी उसके बारे में यहाँ बोला गया। उन्होंने राजकोषीय घाटे का अनुमान लगाया जो राज्य की जीडीपी का 4.66% है और साथ ही कहा कि ये जो बजट लाया गया है ये विकसित मध्य प्रदेश की थीम के लिए लाया गया है। आप सभी जानते हैं कि विकसित भारत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें विकसित भारत में टारगेट रखा गया है 2047 तक भारत को विकसित करना है। तो उसी की थीम पर, उसी के आधार पर मध्य प्रदेश विकसित मध्य प्रदेश 2047 के आधार पर ये बजट लाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा, अब ये तो जगदीश देवड़ा जी की बात हो गई जो वित्त मंत्री थे। मुख्यमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का संकल्प 2020 में लिया गया था और उसी के आधार पर बजट आया। हर वर्ग के विकास और विश्वास का बजट के नाम से इन लोगों ने ये एडवर्टाइजमेंट किया था और उसी के आधार पे 4,21,32 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। आगे हम देखते हैं हमारे जो
मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। मतलब मोहन यादव जी के कार्यकाल में 2 बार बजट पेश हुए हैं, ये दूसरी बार बजट पेश हो रहा है, लेकिन इससे पहले का जो बजट था वो अंतरिम था। अब यह जो बजट है 2025-26 का, ये पहला पूर्ण बजट है। बजट को शून्य आधारित बजट प्रक्रिया के तहत तैयार किया गया है। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया है, शून्य आधारित प्रक्रिया। शून्य आधारित प्रक्रिया होती क्या है? तो शून्य आधारित प्रक्रिया का अर्थ है जहां हर खर्चे को पिछले बजट पे निर्भर रहने के बजाय हर बार शून्य से यानी जीरो से काउंट करना है। यानी पुरानी योजनाओं के लिए जो भी पैसा लाया गया या जितना भी बजट निर्धारित किया गया है उन सभी को छोड़ देना है और स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, यानी जीरो से स्टार्ट करना है। तो ऐसे बजट को बोलते हैं शून्य आधारित बजट। और यहाँ पे इस पोस्टर में वापस से आप देख रहे हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने भी विकसित मध्य प्रदेश 2047 का विजन रखा है। प्रदेश का यह बजट उस संकल्प को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। तो ये जो बातें बोली गई हैं इस पोस्टर के माध्यम से, ये हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के द्वारा कहा गया है। आगे हम देखते हैं राज्य के प्रमुख सूचकांक और इस बजट के बारे में। यह मध्य प्रदेश का पहला बजट है जो 4 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है और यह पिछले बजट यानी 3.65 लाख करोड़ से लगभग 15% से अधिक है। और 2025-26 में राजकोषीय घाटा 78,902 अनुमानित है। यहाँ पे दो बातें की है कि पिछले बजट जो था वो 3.65 लाख करोड़ रुपए था, उससे बढ़ करके ये 4 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। और साथ ही यह भी बोला गया है कि पिछले बजट से ये 15% ज़्यादा है। 2025-26 में राजकोषीय घाटा रुपये 78,902 अनुमानित है। तो 25-26 में घाटे का अनुमान भी लगाया गया है 78,902, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी राज्य के जीडीपी का 4.66% होगा। और वर्ष 2025-26 में रुपये 618 करोड़ रुपए का राजस्व आधिक्य अनुमानित है। मतलब जितना भी राजस्व आता है उससे लगभग 618 करोड़ रुपए का राजस्व एक्स्ट्रा आने वाला है, इसके बारे में अनुमान लगाया गया है। राज्य के प्रमुख सूचकांक इसमें दिए हैं। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो है वो 16,94,477 करोड़ रुपए अनुमानित है। और वर्ष 2025-26 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 5.02% अनुमानित है। आगे देखते हैं बजट वर्ष 2025-26 ज्ञान पर केंद्रित है। आप ये पोस्टर को भी देख सकते हैं, साथ में मैं इसके बारे में एक्सप्लेन भी आपको कर रहा हूँ। ज्ञान के एक एक वर्ड का मतलब GYAN, ज्ञान के एक एक जो लेटर है उसका अर्थ यहाँ पे निकाला गया है। ज्ञान में जी है तो जी का मतलब है गरीब कल्याण। गरीब कल्याण से जी लिया गया है और इसका अर्थ है अंत्योदय की अवधारणा को साकार करना। मतलब छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए बजट निकाला गया है जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरा है वाई युवाओं के लिए है। युवाओं में क्या करना है? युवाओं में कौशल का विकास और रोजगार के प्रशिक्षण के लिए युवाओं को ध्यान में रखते हुए, युवाओं को केंद्र में रखते हुए बजट लाया गया है। इसके अतिरिक्त थर्ड लेटर है आपका ए अन्नदाता के लिए उपयोग किया है। अन्नदाता मतलब किसानों के लिए, किसानों की आय में वृद्धि करेगी सरकार, ऐसे बजट में प्रावधान किए गए हैं, ऐसी योजनाएं लाई गई हैं। और अंत में है एन से तात्पर्य यहाँ पे नारी से है। नारी यानी महिलाओं को सशक्त करने के लिए बजट लाया गया है। तो इस प्रकार से ज्ञान की अवधारणा के साथ में मध्य प्रदेश का 2025-26 का बजट लाया गया है। सरकार का लक्ष्य पूंजीगत निवेश को बढ़ाना है, सड़क, सिंचाई, बिजली सुविधाओं का विस्तार करना है, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए निवेश को आकर्षित करना है। ये सब टारगेट लेकर के ये बजट चल रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला स्लाइड हम देखेंगे बजट में बड़ी घोषणाएं। तो बजट में बड़ी घोषणाएं क्या क्या की गई हैं? काफ़ी सारी घोषणाएं बजट में की गई हैं। बजट में कुछ घोषणाएं इसमें से हमने ली हैं, जैसे कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इस बार कोई भी नया टैक्स नहीं लगा है। पहले से जो टैक्स चल रहे थे वही टैक्स अभी भी इस वाले बजट में यानी 25-26 के दौरान लगेंगे, इससे ज़्यादा टैक्स नहीं लगेगा। लाडली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी। आपको यहाँ पे ये बोला गया है कि लाडली बहनों को जो मिल रहा था वही मिलता रहेगा, अब ये आगे उससे ज़्यादा नहीं बढ़ने वाली है। इसके अतिरिक्त
हितग्राहियों को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। तो जितनी भी लाडली बहना हैं इनके लिए पेंशन योजना का प्रावधान इस बजट में किया गया है। 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज और 22 नए ITI खोले जाएंगे। तो आयुर्वेदिक कॉलेज भी खुलने वाले हैं, क्वांटिटी 11 है, और ITI भी खुलने वाले हैं जिनकी क्वांटिटी 22 है। प्रदेश के 39 नए औद्योगिक क्षेत्र में 3 लाख नौकरियां मिलेंगी और 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा। अब यहाँ पर 3 लाख नौकरियों के बारे में आपने पेपर में भी काफ़ी पढ़ा होगा, पेपर्स ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था, लेकिन 3 लाख नौकरियों के बारे में जो बोला है वो नए औद्योगिक क्षेत्र जो बनाए जा रहे हैं 39 उसके द्वारा जनरेट होंगी, ऐसा बताया गया है। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल 2025 से 7वें वेतनमान के महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण किया जाएगा। यानी कि अगर महंगाई भत्ता अगर लग रहा है पुनरीक्षण के बाद में कि बढ़ाना चाहिए, तो इन लोगों ने एक संकेत दिया है कि ये बढ़ा सकते हैं 1 अप्रैल 2025 से। तो ये कर्मचारियों को खुश करने के लिए बजट में प्रावधान है। प्रदेश में डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खुलेगा। अब यहाँ पे ये भी बोला है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खोलना है और साथ ही डिजिटल यूनिवर्सिटी भी खोली जानी है। धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू होंगे। और साथ ही CM युवा शक्ति, अब यहाँ पे युवाओं के लिए बोला है, तो CM युवा शक्ति योजना के तहत प्रदेश के हर विधानसभा में सुविधा युक्त स्टेडियम खोले जाएंगे। तो यहाँ पे स्टेडियम बनाने के बारे में भी बात की है। फिर ये मुख्यमंत्री जी का फोटो है, उसके साथ में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कितना कितना बजट मिलेगा इसके बारे में, जैसे संस्कृति संवर्धन, रोजगार, कृषि, अधोसंरचना, नगरीय एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक क्षेत्र, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास, सामान्य सेवाएं और सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग प्रावधान किया गया है। इसके बारे में हम आगे देखते हैं। क्षेत्रवार बजट, तो क्षेत्रवार किसको कितना मिला है बजट में आवंटन, ये देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज़्यादा 70,515 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है। कृषि के लिए 39,700 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास के लिए 50,333 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और इसके अतिरिक्त शिक्षा के लिए 44,826 और ST OBC के लिए 23,798 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। रोजगार के लिए 4,835 करोड़ रुपए का प्रावधान है। संस्कृति संवर्धन के लिए 16,027 करोड़ रुपए, 1627, इसे सुधारेंगे, 1627 करोड़ रुपए। और सिंचाई के लिए 17,863 करोड़ रुपए का प्रावधान यहाँ पर है। जल जीवन मिशन के लिए 17,135 करोड़ और ऊर्जा के लिए 19,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारे मध्य प्रदेश के इस बार के बजट में है। इसके अतिरिक्त कुछ सामान्य सेवाएं होती हैं जिसके लिए 36,118 करोड़ रुपए और अन्य सेवाओं के लिए 11,628 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है। कभी कभी ये कितना प्रावधान किया गया है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखें सबसे ज़्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है 70,515 करोड़ रुपए और रोजगार के लिए हमारे टोटल बजट का लगभग 1% है, ये 4,835 करोड़ रुपए ही रोजगार के लिए यहाँ पे रखा गया है। शिक्षा को भी आप याद रखें, 44,826 करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा के लिए किया गया है। आगे हम देखते हैं रुपया कहाँ से आएगा और सरकार का कितना पैसा कहाँ खर्च होगा। तो रुपया कहाँ से आएगा मतलब गवर्नमेंट के पास में बजट तो प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन सरकार के खजाने में रुपया कहाँ से आएगा ये इसमें बताया है कि 22% अन्य से तात्पर्य यहाँ पे ब्याज, लाभांश, फीस, जुर्माना आदि से 22% पैसा गवर्नमेंट के पास आने वाला है और 29% राज्य कर के द्वारा, 6% गैर कर राजस्व के द्वारा, 30% केंद्रीय करों में हिस्सा रहेगा। केंद्रीय करों में जो हिस्सा है वो हमारा 30% होता है और 13% केंद्र से सहायता अनुदान के द्वारा आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में जो पैसा है, हमारी गवर्नमेंट के पास में पैसा है, इस तरीके से पैसा आएगा। अब खर्च कहाँ होगा, तो अधोसंरचना के लिए सबसे ज़्यादा, मैंने आपको पहले बोला था इसको याद रखना है आपको, अधोसंरचना के लिए सबसे ज़्यादा 17% पैसा गवर्नमेंट खर्च करेगी। कृषि क्षेत्र में 9%, स्वास्थ्य क्षेत्र में 12%, शिक्षा क्षेत्र में 11%, सामाजिक क्षेत्र में 6%, नगरीय एवं ग्रामीण विकास में 12%, सांस्कृतिक क्षेत्र में
0.4% और रोजगार में मात्र 1% ही पैसा खर्च करने वाली है दोस्तों। सामान्य सेवाओं में 9%, अन्य सेवाओं में 3%, ब्याज भुगतान के लिए 7%, पेंशन के लिए 7% और ऋण भुगतान के लिए, तो ब्याज भुगतान और ऋण भुगतान तथा पेंशन के लिए, इन तीनों के लिए 7% का यहाँ पर खर्चा करेंगे, ऐसा बताया गया है। आगे देखेंगे योजनाओं का ऐलान। बहुत सारी योजनाओं का ऐलान किया गया है, उसमें से कुछ चुनिंदा योजनाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी योजना है। यहाँ पर पहला लिखा है, मैं यहाँ पे ये पूरी लिस्ट है, ये पूरी लिस्ट पहले पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद में जो कुछ योजना है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम देख लेंगे। योजना है सीएम केयर योजना, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना, धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की योजना और डिंडोरी में घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की योजना। इसके अतिरिक्त वन विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। अविरल निर्मल नर्मदा योजना यानी नर्मदा को साफ करने के लिए योजना बनाई गई है। जिला विकास सलाहकार समिति का गठन, हर जिले में एक जिला विकास सलाहकार समिति के गठन की योजना का ऐलान है। धरती आबा जनजाति उत्कर्ष ग्राम अभियान, जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए योजना लाई गई है। मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना, हर परिवार को समृद्ध करे ऐसा टारगेट लेकर इस योजना में चल रहे हैं। राज्य स्तरीय बीमा समिति बनेगी और डिजिटल यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। साथ ही लोक माता देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम, सीएम युवा शक्ति योजना, मुख्यमंत्री मछुआ समृद्ध योजना, स्वास्थ्य एवं आंगनवाड़ी सेवाओं के लिए एकीकृत अधोसंरचना योजना, निजी निवेश से संपत्ति के निर्माण के लिए योजना, सोशल इम्पैक्ट बांड भी जारी करने वाले हैं इस बार, और मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना से बच जाती हैं ऐसे क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री मजरा सड़क योजना लाई जाएगी, जो पक्की सड़कों से शहरी क्षेत्रों के साथ में ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा। 19 में नंबर पे है क्षतिग्रस्त पुलों का निर्माण करने की योजना। अब जो क्षतिग्रस्त पुल होंगे उन्हें पुनर्निर्माण किया जाएगा, ऐसी योजना है। और मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना। तो इस तरह से कुछ योजना है, कुछ चुनिंदा योजना हमने आपको बताए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें कौन कौन सी योजनाओं का ऐलान किया गया है। आगे हम देखते हैं योजनाओं के बारे में। हमने देखे थे पहली योजना थी वहाँ पे सीएम केयर योजना। तो सीएम केयर योजना के तहत बजट में 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो याद रखेंगे 3 करोड़ रुपए सीएम केयर योजना के तहत आ रहा है। इसके तहत गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों की यथासंभव निकट चिकित्सा महाविद्यालयों में समुचित उपचार सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब किसी को गंभीर बीमारी हो जाती है तो ऐसे व्यक्तियों को बिल्कुल पास का जो भी चिकित्सा महाविद्यालय है वहाँ पर उपचार सेवा के लिए प्रबंध किया गया है सीएम केयर योजना के तहत। और प्रथम चरण में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 2 सेवाओं को चालू करेंगे। उसमें एक है कैंसर रेडिएशन थेरेपी और दूसरी है कैथ लैब, और ये दोनों ही सेवाएं जो होंगी पीपीपी मोड पर होंगी। अब यहाँ पीपीपी का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में संचालित किए जाने का प्रस्ताव है। मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर के ये योजना चलाने वाली है। तो सीएम केयर योजना आपने देख ली है। आगे हम देखते हैं कौन सी योजना है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना, इसमें बजट में 80 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इसका उद्देश्य ग्रामीण रहवासियों को सस्ता एवं सुलभ परिवहन का साधन उपलब्ध कराना है। अब ये देख रहे हैं आप पोस्टर में, इसमें 80 करोड़ रुपए का प्रावधान तो मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के लिए कर दिया है। इसके अतिरिक्त जिला स्थापना के लिए 57 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिला स्थापना के अंतर्गत 57 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये सब परिवहन के लिए किया जा रहा है और अच्छी खासी रकम यहाँ पर उन्होंने दी है। आगे हम देखते हैं। धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और डिंडोरी में घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू किए जाएंगे। तो ये 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्हें प्रारंभ करेंगे। एक है धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि डिंडोरी में। तो धार जिला और डिंडोरी जिला दोनों का नाम याद रखें, दोनों जगह पे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात की है। टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बफर क्षेत्रों के विकास के लिए बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और ये बफर क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर एनिमल्स की और जो हम लोगों की दोनों की आवाजाही वहाँ पे प्रायः बनी रहती है, तो ऐसे क्षेत्र को बफर क्षेत्र बोलते हैं। उसके विकास में बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व से लगे लगभग 5400 वर्ग किलोमीटर के बफर क्षेत्र हेतु एक नवीन योजना बनाई गई है। तो टोटल ऐसे जो बफर क्षेत्र हैं वो 5400 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं
और 25 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किया गया है। इसके अलावा गौशाला में गायों के आहार के लिए रोज प्रति गाय 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये किए गए हैं। ये पोस्टर में आप देखिएगा। और राष्ट्रीय उद्यान और बफर क्षेत्र में वन्य जीव प्राणी मानव संघर्ष को रोकने के लिए 3000 किलोमीटर फेंसिंग की जाएगी। तो अभी हमने बात की कि बफर क्षेत्र के लिए 25 करोड़ का प्रावधान है, तो उसमें फेंसिंग भी की जाएगी जिसमें 3000 किलोमीटर की फेंसिंग होगी। और धार में डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डिंडोरी में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान शुरू किए जाएंगे, ये बताया गया है। आगे हम देखते हैं, एक और नई योजना है जिसका नाम है अविरल निर्मल नर्मदा योजना। अब इसमें बजट में प्रावधान है 10 करोड़ रुपए का। नर्मदा नदी के दोनों तट पर 10 किलोमीटर की दूरी तक वन भूमि पर सघन पौधारोपण कार्यक्रम इसमें किया जाएगा। तो यहाँ पर अविरल निर्मल नर्मदा योजना के तहत दोनों ही साइड पे 10 किलोमीटर की दूरी तक वन भूमि का सघन पौधारोपण होगा, यानी वन क्षेत्र इससे बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ यहाँ पे प्रावधान है। अगला प्रश्न देखेंगे, वन विज्ञान केंद्र, ये भी एक नई योजना के तहत है और इसमें बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वनों के संरक्षण, वानिकी गतिविधियां, जलवायु परिवर्तन के लिए शोध करना, ये सब इसमें शामिल रहेगा। और स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर वृक्षारोपण, जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए सामूहिक योजना तैयार करना इसमें शामिल किया गया है। तो वन विज्ञान केंद्र का कार्य क्या होगा इसमें भी आपको बता दिया है और 5 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। आगे है मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना। बजट में प्रावधान इसमें 50 करोड़ रुपए का है। तो 50 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया है। इसमें दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या एवं दुग्ध संकलन में वृद्धि, दुग्ध संकलन पर 5 रुपये प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब यहाँ पर एक बात बोली है कि प्रोत्साहन राशि देंगे और कितना देंगे, 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से प्रोत्साहन राशि देंगे जो भी दूध का वर्क कर रहे हैं, डेयरी से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए। आगे हम देखते हैं मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना। अब ये बहुत विशेष योजना है, मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना। इसमें बजट में प्रावधान 125 करोड़ रुपए का किया गया है। और कैसे लोगों के लिए है बजट, गरीबी रेखा से में जो जी रहे हैं ऐसे लोगों के लिए। गरीबी रेखा के कुचक्र से मुक्ति हेतु परिवार के स्तर पर एक ऐसा प्रोडक्टिव असेट उपलब्ध रहे जिसको दृढ़ कर या आजीविका संसाधनों को उन्नत कर अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। तो यहाँ पर 125 करोड़ रुपए क्यों दिए जा रहे हैं, ताकि गरीबी रेखा के जो लोग हैं वो कोई ऐसी प्रोडक्टिव एसेट यानी प्रोडक्टिव संपत्ति ऐसी बना लें, ऐसी संपत्ति बना ले जिससे उनका जो घर है वो प्रॉपर तरीके से चले, आजीविका उनकी प्रॉपर रहे और संसाधनों को उन्नत कर अतिरिक्त आय वो प्राप्त कर सके, जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा कमाए और गरीबी की कुचक्र से बाहर निकले। तो ये प्रावधान किया गया है मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना के तहत और 125 करोड़ का इसमें आवंटित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला स्लाइड देखते हैं, देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम। ये बजट में इसमें 25 करोड़ रुपए का प्रावधान है और कार्यक्रम एक मंच प्रदान करेगा जिसमें विश्वसनीय प्रशिक्षण सेवा प्रदाता उम्मीदवार को अपने कौशल कार्यक्रम पेश करने में सक्षम होंगे। इसमें रोजगार के लिए लोकमाता देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम लाया गया है। तो ऐसे लोग जो किसी प्रकार का कौशल ले रहे हैं उनके लिए एक मंच का काम करेगा। तो ये क्या काम करेगा, एक मंच प्रदान करेगा जहां पे अपने कौशल का ये प्रदर्शन कर सकेंगे जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा सीएम युवा शक्ति योजना भी है, इसमें बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो ये दोनों ही योजना के लिए 25-25 करोड़ रुपए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम बनने वाला है। इसमें प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्टेडियम बनेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेडियम बनना है और स्टेडियम बनने के अलावा यहाँ पर हेलीपैड निर्माण, ताकि एयर एम्बुलेंस की सुविधा जो है यहाँ पे सुनिश्चित की जा सके, इसलिए सीएम युवा शक्ति योजना लाई गई है और उसमें 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं, मछुआ कल्याण के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश सरकार, यानी मछुआरों के लिए भी योजना लाई गई है और बजट में प्रावधान है। मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना के अंतर्गत 146 करोड़ रुपए का प्रावधान है और
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 105 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी दो योजनाएं चल रही हैं। एक तो है मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना, इसमें 146 करोड़ रुपए, और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके लिए 105 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मत्स्य उद्योग के लिए जिला स्तर पर आमला के अंतर्गत 57 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो जिला स्तर पर अमला के अंतर्गत भी 57 करोड़ रुपए, इस तरह से मछुआरों के लिए या जो भी इससे रिलेटेड वर्क करते हैं उनके लिए बजट में प्रावधान है। स्वास्थ्य एवं आंगनवाड़ी एकीकृत अधोसंरचना के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और ये स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास विभाग की ग्राम स्तरीय सेवाओं को अच्छे से देने के लिए 5 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किया गया है। आगे हम देखते हैं सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड। अब ये क्या है? सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड एक नवाचारी वित्तीय उपकरण है जिसमें सामाजिक सेवा प्रदाता हितग्राहियों को सेवा प्रदान करने के लिए रिस्क फंड जुड़ा है। तो अब यहाँ पर क्या बोला है कि 20 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया जाएगा, और एक प्रकार का ये नया तरीका है जिसमें सामाजिक सेवा प्रदाता, जो भी सामाजिक सेवा प्रदाता है, ऐसे हितग्राहियों को सेवा प्रदान करने के लिए रिस्क फंड जुटा सके। इसके अलावा आया है मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना। इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंड से जो भी ग्राम जो हैं बाहर हो जाते हैं और सड़कें नहीं बन पाती हैं, तो उनको आगामी वर्षों में मुख्य सड़कों के साथ में जोड़ना है। साथ ही गति शक्ति पोर्टल भी एक खोला जाएगा। एक पोर्टल है जिसका नाम है गति शक्ति पोर्टल, ये भी खोला जाएगा, और इस गति शक्ति पोर्टल में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कितने नवीन मार्ग बने हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे दी जा सकेगी, और ऐसे क्षेत्रों को चिन्हांकित किया जाएगा जहाँ पर सड़कें नहीं हैं, वहाँ पे सड़कें बनाई जाएंगी। आगे देखते हैं क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण। तो अब यहाँ निर्माण नहीं है, पुनर्निर्माण है कि जो भी पुल अगर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उन्हें जलमग्न या फिर कोई संरचना ऐसी है जो नदी के किनारे या फिर समुद्र इत्यादि किनारे बन रही है या जलीय क्षेत्र के किनारे बन रही है और वो जलमग्न हो गई है, तो ऐसे स्थान पे उस तरह की नवीन संरचना का निर्माण किया जाएगा। इस बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान इस के लिए लिया गया है। और मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, बजट में इसमें 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है, और गांव में स्थानीय संसाधनों से इष्टतम उपयोग कर स्थानीय ग्रामीण जन की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए ये बजट लाया गया है। अगला प्रश्न अगला हम स्लाइड देखते हैं। नई योजना नया संकल्प के अंतर्गत गीता भवन का प्रावधान है। गीता भवन एक प्रकार से एक कक्ष जैसा होगा जिसमें ई लाइब्रेरी कक्ष की व्यवस्था होगी। साथ ही वरिष्ठ जन प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी एवं सामान्य पाठकों के लिए वाचन कक्ष होंगे, और इसमें भी बजट में 100 करोड़ का प्रावधान है। और श्री कृष्ण पाथे, ये इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ श्री कृष्ण जी के पग पड़े थे वहाँ पर उस क्षेत्र को तीर्थ के रूप में विकसित किए जाने का प्लान है, और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। आगे देखेंगे, यहाँ पे नारी सशक्तिकरण मध्य प्रदेश सरकार का प्रण, इस नाम से ये एडवर्टाइजमेंट है। इसमें मुख्यमंत्री लाडली बहना के लिए 18,669 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जल जीवन मिशन के लिए 17,136 करोड़ रुपए का प्रावधान है, और लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 1,183 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये नारी के सशक्तिकरण के लिए है कि इतना रुपया आवंटित किया है। साथ ही ये भी बोला है कि लाडली बहनों के लिए जो पात्र बहनें होंगी उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में और कदम उठाया जाएगा, और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं आती है उनके माध्यम से ऐसी बहनों को, लाडली बहनाओं को बीमा और पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना इत्यादि में उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। आगे हम देखेंगे कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण। तो जो भी महिलाएं काम करने जाती हैं, कहीं पे वर्क कर रही हैं, और अगर उनके लिए रहने की व्यवस्था नहीं हो रही है तो ऐसे क्षेत्र में छात्रावास उपलब्ध होंगे, और बजट में इसमें 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और ये जो छात्रावास बनेंगे वो औद्योगिक क्षेत्र में PPP आधारित आवासीय छात्रावास होंगे, और यहाँ 4 सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 5,772 बेड्स के लिए हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा, यानी छात्रावास बनाए जाएंगे। अगला देखेंगे
मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना हेतु 850 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है और ये कल्याणकारी योजना खुशहाल जीवन के नाम से इन्होंने एडवर्टाइज किया है। मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के तहत 850 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री समग्र परिवार समृद्धि योजना के तहत 125 करोड़ रुपए, सीएम युवा शक्ति के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए और देवी अहिल्याबाई कौशल विकास हेतु 25 करोड़ रुपए। ऊपर भी हमने इसके बारे में देखा है। किसानों के सम्मान का बजट, इसमें अटल कृषि ज्योति योजना के तहत 13,909 करोड़ रुपए का प्रावधान और एमएसपी पर बोनस के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान है और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के को दिए गए हैं 5,220 करोड़ रुपए। तो हर वर्ग और विकास और विश्वास का बजट, हर वर्ग के विकास और विश्वास के बजट के नाम से ये पोस्टर में आप देखेंगे, ये 3 योजनाओं के बारे में बताया है। आगे देखते हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, इसमें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 625 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो 625 करोड़ रुपए किस लिए किया गया है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत परिवहन कमीशन व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए, इसकी प्रतिपूर्ति के लिए 625 करोड़ रुपए का आवंटन है। रसोई गैस सहायता योजना, जिसे आप उज्ज्वला योजना के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत 262 करोड़ रुपए और रसोई गैस सहायता योजना जो कि उज्ज्वला के अंतर्गत नहीं आती, उसके लिए 180 करोड़ रुपए का प्रावधान है। डबल फोर्टिफाई या फिर आयोडीन युक्त नमक के वितरण के लिए 140 करोड़ रुपए बजट में दिए हैं और जिला कार्यालय के अंतर्गत 70 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, मतलब हर जिले में जिला कार्यालय होगा। उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ के लिए 56 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किए गए हैं। तो ये खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित बजट में प्रावधान है। आगे देखेंगे। समृद्ध मध्य प्रदेश का बजट वर्ष 2025-26 में नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते कदम। अब इसमें प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत 447 करोड़ रुपए, अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 7,132 करोड़ रुपए का प्रावधान और साथ ही विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों के अधिग्रहण के अंतर्गत 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो याद रखें, प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के अंतर्गत 447, अटल गृह ज्योति योजना के अंतर्गत 7,132 और 5,000 करोड़ रुपए जो है विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों के अधिग्रहण के अंतर्गत इसका प्रावधान बजट में है। आगे देखते हैं। समृद्ध मध्य प्रदेश का बजट 2025-26, खेलों को बढ़ावा, प्रतिभा को सम्मान। तो ये खेलों के लिए प्रावधान किए गए। खेलो इंडिया एमपी के अंतर्गत 180 करोड़ रुपए, खेल अकादमियों की स्थापना के लिए 170 करोड़ रुपए और स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना के निर्माण के लिए 159 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में है। एमएसएमई प्रोत्साहन निवेश संवर्धन के तहत 1250 करोड़ रुपए का प्रावधान, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की अधोसंरचना विकास के अंतर्गत 200 करोड़ रुपए का प्रावधान और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 130 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में है। साथ ही जिला उद्योग केंद्र भी बनाए जाएंगे, इसके अंतर्गत 87 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में है। आगे देखते हैं। धर्म और संस्कृति के लिए भी बजट में स्थान दिया गया है। अब इसमें क्या बताया है? धर्म और संस्कृति के संरक्षण का संकल्प लिया गया है। इसमें एक वेदांत पीठ बनेगी, इसकी स्थापना के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है और मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद के अंतर्गत 75 करोड़ रुपए बजट में दिए गए हैं और समारोह के आयोजन हेतु, जो भी धार्मिक सांस्कृतिक समारोह हो रहे हैं उसके आयोजन हेतु अनुदान के अंतर्गत 60 करोड़ रुपए का प्रावधान है। फिर कंजर्वेशन एवं संवर्धन के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। तो विशेष रूप से आप इसे याद रखें, वेदांत पीठ की स्थापना के अंतर्गत 500 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया है। हर वर्ग के विकास और विश्वास के बजट के नाम से आस्था भी विकास भी लिखा है पोस्टर में और ये जो बताया है इसमें सिंहस्थ के लिए बताया है। सिंहस्थ 2028 में उज्जैन में भरने वाला है और ये इसके लिए 2005 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। तो सिंहस्थ के लिए 2005 करोड़ रुपए का प्रावधान है, ये भी ध्यान रखें। आगे देखते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में और पर्यटन से संबंधित रोजगार के क्षेत्र में क्या किया है? पर्यटन अधोसंरचना के विकास के लिए 225 करोड़ रुपए, पर्यटन नीति का क्रियान्वयन के लिए 55 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है
और औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान है और औद्योगिक अधोसंरचना विकास हेतु 490 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। साथ ही भू अर्जन सर्वे एवं डिमार्केशन सर्विस चार्ज हेतु 220 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में हुआ है। आगे देखते हैं। आगे बताया हर वर्ग के विकास और विश्वास का बजट में मेट्रो रेल के लिए, यानी ये भी परिवहन से संबंधित है लेकिन रेल से संबंधित है, तो 850 करोड़ रुपए है। और पीएमई बस सेवा भी प्रारंभ होगी जिसके लिए 110 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में है। और हाउसिंग फॉर ऑल के लिए, यानी घर बनवाना है, इन्हें आवास देना है, तो 418 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें है। विमानन के क्षेत्र के लिए भी यहाँ पर भू अर्जन हेतु मुआवजा जो है वो 260 करोड़ रुपए का कर दिया है। और विमानन संचालन के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है और हवाई पट्टी के निर्माण एवं विस्तार हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो इस तरह से ये समस्त योजनाएं थी और बजट में क्या क्या प्रावधान इसके लिए किए गए हैं इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब हम कुछ विशेष तथ्यों के बारे में और बात कर लेते हैं। विशेष तथ्य क्या है बजट से संबंधित? राज्य की उपलब्धियां। तो 2025-26 के बजट में राज्य की उपलब्धियां रही। उपलब्धियों में ये काउंट हुआ है कि नीति आयोग ने एक अपनी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक प्रतिवेदन दिया था। इसमें राज्य के व्यय की गुणवत्ता में मध्य प्रदेश राज्य को प्रथम स्थान मिला है। मतलब जितना बजट का निर्धारण किया जा रहा है और जिस आधार पर खर्च किया जा रहा है, जिस तरीके से खर्च किया जा रहा है, इन सभी को कैलकुलेट करने पर मध्य प्रदेश जो है वो देश में अव्वल नंबर पर है, यानी पहले स्थान पे है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी रिपोर्ट में राज्य की इस उपलब्धि का उल्लेख किया है। मतलब मध्य प्रदेश बिल्कुल सही तरीके से बजट बनाता है और जो भी बजट बनाया जाता है उसको सही जगह पे सही तरीके से खर्च भी करता है। तो ये नीति आयोग और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों का ही ये मानना है। वर्ष 2025-26 के बजट में विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले व्यय के प्रतिशत में सर्वाधिक 17% अधोसंरचना क्षेत्र के विकास के लिए प्रावधान है। अधोसंरचना क्षेत्र में वर्ष 2025-26 में पिछले बजट में यानी 24-25 की तुलना में 31% की वृद्धि इस बजट में की गई है। तो ये आप याद रखेंगे, सर्वाधिक बजट जो है वो घोषित किया गया है लगभग 17% अधोसंरचना क्षेत्र के लिए। आगे देखते हैं मध्य प्रदेश बजट की कुछ विशेष तथ्य। अब यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, इसलिए इसे आप ध्यानपूर्वक याद रखने की कोशिश करें, ध्यानपूर्वक सुने और याद रखने की कोशिश करें। प्रदेश के गठन के बाद तात्कालिक वित्त मंत्री भगवंत राव अन्नाभाऊ मंडलोई ने 19 दिसंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पहला बजट पेश किया था। वह मध्य प्रदेश के कार्यवाहक सीएम भी थे। मतलब भगवंत राव अन्नाभाऊ मंडलोई जो थे वो उस समय पे, जिस समय उन्होंने बजट पेश किया था, उस समय पे मध्य प्रदेश के कार्यवाहक सीएम भी रहे हैं और 19 दिसंबर 1956 को इन्होंने मध्य प्रदेश का पहला बजट पेश किया था। आगे है 2 बार मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश का बजट पेश किया है। मतलब मध्य प्रदेश में 2 मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपना बजट प्रस्तुत किया है। एक है श्यामचरण शुक्ल जी और दूसरा है प्रकाश चंद्र सेठी। तो 1971 में श्यामचरण शुक्ल जी ने और 1972 में प्रकाश चंद्र सेठी जी ने मध्य प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया है। मध्य प्रदेश के 2 वित्त मंत्रियों के नाम सबसे ज़्यादा 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। सर्वाधिक बजट 10 बार पेश किया गया है किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा। और पहले हैं अजय नारायण मुसरान, इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। इसके अतिरिक्त राघव जी जो बीजेपी से थे, इन्होंने भी अपना बजट 10 बार पेश किया है। तो 2 वित्त मंत्री का नाम याद रखें, एक तो अजय नारायण मुसरान और राघव जी, इन्होंने 10-10 बार मध्य प्रदेश के बजट को प्रस्तुत किया है। आगे है कोरोना के चलते 2019-20 में 20 का जो बजट ही पेश नहीं हुआ था। तो 19-20 के तहत आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था। इस दौरान जो है बजट पेश नहीं हो पाया था। और 2022-23 में मध्य प्रदेश में देश का पहला चाइल्ड बजट, तो ये चाइल्ड बजट भी याद रखें, पहला चाइल्ड बजट जो है वो मध्य प्रदेश में 2022-23 में प्रस्तुत किया गया था। और यह जो बजट था वो वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने प्रस्तुत किया था। 2023-24 में मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट यानी पेपरलेस बजट आया और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने ही इसे दूसरी बार, यानी पहली बार तो चाइल्ड बजट प्रस्तुत कर दिए और फिर 2023-24 में यानी अगले वर्ष उन्होंने
ई बजट भी प्रस्तुत किया। तो ये ई बजट पेश करने का जो है रिकॉर्ड, ये भी इनके नाम ही जाता है। इसके अतिरिक्त 2025-26 में पहला बजट है जो 4 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया, और यह बजट भी आप सभी जान रहे हैं कि जगदीश देवड़ा जी ने ही प्रस्तुत किया है। तो आपने यहाँ पे जगदीश देवड़ा जी के नाम पे 3 चीज़ें देखी है। पहला ये है कि पहला चाइल्ड बजट, ई बजट, और पहली बार ऐसा बजट दिया है जो 4 लाख करोड़ के आंकड़े को पार किया है। आगे देखते हैं कुछ विशेष तत्व ये भारत के बजट के बारे में, यानी सेंट्रल बजट के बारे में। भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को ब्रिटिश अर्थशास्त्री और भारतीय परिषद के वित्त सदस्य जेम्स विल्सन के द्वारा तैयार किया गया है। तो पहला बजट हमने पहले भी जिक्र किया है कि जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट दिया है। और स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वित्त मंत्री सर आर के शनमुगम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। तो ये भी याद रखें, स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो होता है आर के शनमुगम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। भारत के गणतंत्र का पहला बजट, मतलब जब भारत गणतंत्र हो गया था उसके बाद पहला बजट जॉन मथाई के द्वारा 28 फरवरी 1950 को प्रस्तुत किया गया था। पीसी महलनोबिस को भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से याद रखें कि भारतीय बजट का जनक किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है पीसी महालनोबिस, इन्हें भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। अब अगले कुछ और तथ्य हैं। मोरारजी देसाई को स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है। अपने कार्यकाल के दौरान देसाई ने लगातार 6 बजट दिए और 6 बजट सहित उन्होंने 10 बजट प्रस्तुत किए हैं। तो लगातार 6 बजट दिए हैं और कुल मिलाकर 10 बजट दिए हैं, मतलब 6 के बाद में और 4 बजट और दिए हैं। तो ये टोटल मिला करके 10 बजट मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किए हैं। तो आपको याद रखना है। सीडी देशमुख वित्त मंत्री होने के साथ रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। उन्होंने 1951-52 में अंतरिम बजट पेश किया। तो याद रखेंगे कि सीडी देशमुख का नाम, वजह यह है इनका नाम याद रखने की कि ये वित्त मंत्री होने के साथ में, मतलब वित्त मंत्री का कार्यभार भी था इनके पास में और भारतीय गवर्नर भी थे रिजर्व बैंक के। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर और साथ ही वित्त मंत्री होने के साथ पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1951-52 में अंतरिम बजट मध्य प्रदेश के लिए प्रस्तुत किया था। 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट का नाम दिया गया। तो ये भी आपको याद रखने योग्य है। ब्लैक बजट कब बोला गया? 1973-74 में जो बजट आया था वो, क्योंकि इसमें बजटी घाटा क्या होता है? सरकार के कुल व्यय में से घटाएंगे सरकार का कुल आय। तो सरकार के कुल व्यय और कुल आय को घटा रहे हैं, तो 550 करोड़ रुपए का एक अंतर आया था, जो काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। इसीलिए इस बजट को ब्लैक बजट बोला गया था 73-74 में जो प्रस्तुत हुआ था। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2019 में केंद्रीय बजट के कागजात ले जाने के लिए बजट ब्रीफकेस के औपनिवेशिक विरासत को त्याग कर पारंपरिक बही खाता का सहारा लिया। तो पहली बार भारत में बही खाता का इस्तेमाल किया गया था बजट के लिए, और वो किया था श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने। और निर्मला सीतारमण जी का नाम इसलिए भी याद रखना है क्योंकि ये पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा 2021 में पहला डिजिटल केंद्रीय बजट भी प्रस्तुत किया गया है। तो ये दोनों बात याद रखें, पहली बार ब्रीफकेस को छोड़कर बही खाता श्रीमती निर्मला सीतारमण, और साथ में पहला डिजिटल केंद्रीय बजट भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। आगे देखते हैं हलवा खाने की रस्म। अब हलवा खाने की रस्म क्या होती है? जब बजट छपने के लिए भेजे जाने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा खाने की रस्म निभाई जाती है। तो बजट कंप्लीट तैयार हो जाता है गोपनीय तरीके से, उसके बाद में हलवा खाने की रस्म निभाते हैं वित्त मंत्रालय में। और इस रस्म के बाद बजट पेश होने तक वित्त मंत्रालय से संबंधित अधिकारी कर्मचारी कोई भी हो किसी से संपर्क में नहीं रहते। परिवार से दूर उन्हें वित्त मंत्रालय में ही रुकना पड़ता है जब तक बजट प्रस्तुत ना हो जाए। तो हलवा खाने की रस्म जैसी प्रारंभ होती है तो आप समझ जाइए उसके बाद में बजट बहुत जल्दी ही प्रस्तुत होने वाला है। और वजह ये रहती है कि जितने भी अधिकारी कर्मचारी इससे जुड़े होते हैं वो किसी भी माध्यम से बजट प्रस्तुत होने से पहले उसे लीक ना कर दें। तो इसी वजह से इन्हें एक वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो भी रूम अलॉट किए जाते हैं वहाँ पे रखा जाता है। इनके सारे संपर्क जो हैं, संपर्क स्रोत जो होते हैं वो छीन लिए जाते हैं, जैसे मोबाइल वगैरह, पेजर वगैरह सभी जमा कर लिए जाते हैं और इनको इनके परिवार से थोड़े समय के लिए अलग रखा जाता है।
तो ये थी समस्त बजट के ऊपर चर्चा। इसमें मध्य प्रदेश के बजट के बारे में हमने बात की, कुछ तथ्यों के बारे में बात की और कुछ योजनाएं जो मुख्यतः आ सकती हैं परीक्षाओं में उनके बारे में बात की। तो दोस्तों, अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा से आप वीडियो सुन लें और वीडियो को पॉज करके जहाँ पे पोस्टर्स हैं वहाँ पर रुक करके आप देख लें कि कौन सी योजना लाई गई है। और साथ ही हमें ये भी बताएं कि ये क्लास कैसी लगी। आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।